अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। चले आए आज हम अपने बिजनेस लॉ का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टूडेंट मुख्तलिफ टर्म्स की डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रॉमिस की डेफिनेशन। और स्टूडेंट जो लॉ में डेफिनेशंस, जो लॉ हमारा बिजनेस लॉ है या कोई भी लॉ होता है उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे हमारी कोई भी बुक या सिलेबस हो तो उसे चैप्टर्स में डिवाइड करा जाता है। इसी तरह से लॉ की भी तो एक बुक है ना, कानून की भी एक किताब है जिसे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और उन चैप्टर्स को कुछ सेशन में डिवाइड किया गया है। सेशन से बनते हैं सब सेशंस, सब सेशन से बनते हैं क्लॉजेस और क्लॉजेस से बनते हैं सब क्लॉजेस। तो अब हम जो भी डेफिनेशंस देखेंगे वो हमें कुछ ना कुछ सेशंस या सब सेशंस के साथ दी जाएंगी। अब स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर ये क्या सेशंस लिखना जरूरी है? तो इसका जवाब है जी हाँ, जरूरी है। जहाँ डेफिनेशंस आप देंगे अपने पेपर में वहाँ आप ये सेशन सब सेशंस लिखेंगे लाजमी। और एक बात जो स्टूडेंट लॉ के बारे में सवाल करते हैं वो ये कि क्या हर क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जांपल्स लिखना लाजमी है? तो इसका जवाब है नहीं। जहां जिस क्वेश्चन में वो इलस्ट्रेशन आपसे एग्जांपल्स मांगे तो आप लिखें, नहीं मांगे तो आप नहीं लिखें। लेकिन अगर आप लिख देते हैं, आपके पास इतना वक्त है और आपको याद है इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स, तो आप लिख दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये सेशन और सब सेशंस तो लिखना आपके लिए लाजमी है, क्योंकि जब आप जो डेफिनेशंस हैं उनका रेफरेंस ही नहीं देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स किस तरह से मिलेंगे। चलें आए अब हम प्रॉमिस की डेफिनेशन देखते हैं जो हमें लॉ ने दी है, जो कि लॉ में कहाँ दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेशन 2B। 2 सेशन है और उसका सब सेशन B है। तो सेशन 2B defines promise as when the person to whom the proposal means offer को आप प्रपोजल भी कह सकते हैं। ऑफर प्रपोजल दोनों एक ही चीज है। when the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted। क्या मायने हुए इसके स्टूडेंट? जिस शख्स को प्रपोजल या ऑफर दी जाए, अगर वो उस प्रपोजल पर, ऑफर पर इत्तेफाक जाहिर कर दे। एसेंट मीन इत्तेफाक जाहिर करना, रजामंदी जाहिर करना, अपना कंसर्न देना। अगर वो पर्सन जिसे के प्रपोजल या ऑफर दी गई है वो उस प्रपोजल या फिर ऑफर पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दे, सिग्निफाइज मतलब जाहिर करना, अपनी रजामंदी दे दे, कंसर्न दे दे, तो वो प्रपोजल एक्सेप्टेड कहलाएगा। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है, बिकम्स अ प्रॉमिस। when the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted। a proposal when accepted become a promise। जब किसी शख्स को एक प्रपोजल दिया जाए और वो उस पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दे, अपना कंसेंट दे दे, तो वो प्रपोजल एक्सेप्टेड समझा जाएगा या कहलाएगा। और उस एक्सेप्टेड प्रपोजल को ही तो प्रॉमिस कहा जाता है। यानी कि प्रपोजल या फिर आप ऑफर भी लिख सकते हैं प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। जब किसी ऑफर को, प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाए तो वो प्रॉमिस बन जाता है। यही चीज हमें ये डेफिनेशन समझाना चाह रही है। याद है आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने 4 एग्जांपल्स ली थी। एग्जांपल नंबर 1 जो हमारा केस नंबर 1 था, उसमें 2 दोस्त थे ए एंड बी। ए ने बी को शादी की दावत डिनर पर इनवाइट किया था, तो उन्होंने दी थी एक ऑफर। ए ने बी को दी थी एक ऑफर, डिनर की दावत की ऑफर। वो बी ने उसे कर लिया था एक्सेप्ट, तो वो भी एक प्रॉमिस था। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 जो कि एक हस्बैंड एंड वाइफ की थी।
हस्बैंड ने बर्थडे पर वाइफ को गोल्ड रिंग देने की एक ऑफर दी, वाइफ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो वो भी एक प्रॉमिस था। एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि एक्स एंड वाई की थी, जिसमें कि एक्स अपनी कार सेल करने की ऑफर कर रहे थे वाई को, वाई ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी, वो भी एक प्रॉमिस था। फोर्थ एग्जाम्पल हमारी जो नमाजी और मौलाना की थी, वहां नमाजी मौलाना को रिपेयर कॉस्ट देने की ऑफर करी थी उन्होंने, और मौलाना ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, वो भी एक प्रॉमिस था। सेकंड, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमें सेशन 2E में मिलती है। प्रॉमिस की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2B में थी, और एग्रीमेंट की हमारे पास डेफिनेशन सेक्शन 2E में है। सेक्शन 2E डिफाइंस एग्रीमेंट एज एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। एक प्रॉमिस भी हो सकता है और ज्यादा प्रॉमिस भी हो सकते हैं, प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं। वैसे तो एक जो हमारा एग्रीमेंट होगा उसमें एक से ज्यादा प्रोमिसेस होते ही हैं, सेट ऑफ प्रोमिसेस होते ही हैं। किस तरह से, एक्स ने वाई को जब कार सेल करने की ऑफर दी, तो एक प्रॉमिस तो एक्स ने वाई से किया कि मैं आपको अपनी कार की पोजीशन दूंगा, और एक वादा वाई ने, एक प्रॉमिस वाई ने एक्स से किया कि मैं आपको इसके बदले 5 लाख रुपीस दूंगा। तो ये दो प्रोमिसेस हो गए। तो यही मतलब है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन, जो बना रहे हो कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। कंसीडरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे एग्जांपल नंबर 3 में ही एक्स के लिए कंसीडरेशन थे 5 लाख रुपीस, और वाई के लिए कंसीडरेशन थी वो कार जो एक्स उन्हें सेल करना चाह रहे थे। is an agreement. So every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. यानी एक प्रॉमिस हो या एक से ज्यादा प्रोमिसेस हो जो कि एक दूसरे के लिए, जितने भी फरीक एग्रीमेंट में शामिल हो उन सब के लिए कंसिडरेशन रखता हो, कंसिडरेशन बना रहा हो, वो एग्रीमेंट कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं promise plus consideration is equal to agreement. यानी प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन शामिल हो जाए तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में 2 सेशन है और H सबसेशन है में मिलती है। सेशन 2H डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एज an agreement enforceable by law. An agreement enforceable by law is a contract. हर वो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यानी कि एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, enforceability is equal to contract. वो तमाम एग्रीमेंट्स जिनमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अब ये इन्फोर्सिबिलिटी क्या चीज है? इन्फोर्सेबिलिटी से मुराद ये है दोस्तों कि जब कोई पार्टी, जब सामने वाली पार्टी अपना वादा पूरा ना करे, अपनी बात से मुकर जाए, तो हम उसे अब उसका वादा पूरा करने के लिए मजबूर कर सकें। किसके जरिए? बाय लॉ, कानून के जरिए। यानी वो तमाम
एग्रीमेंट्स जिन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स किया जाए, सामने वाली पार्टी को जो अपना वादा पूरा नहीं कर रही उसे वादा पूरा करने पर मजबूर किया जा सके, वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। जो एग्रीमेंट्स जिनमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मौजूद नहीं, वो एग्रीमेंट तो होंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगे। यानी कि अब इन तीनों डेफिनेशन से हमने क्या सीखा स्टूडेंट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय law, and an agreement is a promise forming consideration for each other, and a promise is an accepted proposal. फिर से दोहरा रहा हूं स्टूडेंट्स, a contract is an agreement which is enforceable by law, an agreement is a promise forming the consideration for each other, and a promise is accepted proposal. यानी अब हमने ये चीज सीख ली कि ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर बनाते हैं प्रॉमिस, और प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलकर बनाते हैं एग्रीमेंट। और जब एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ शामिल कर दी जाए तो वो बना देता है एक कॉन्ट्रैक्ट। बस आज हमने स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट की डेफिनेशन सीखी है। चलें स्टूडेंट अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट हमने जो लास्ट अपने लेक्चर में एग्जांपल्स ली थी उसमें हमने एग्रीमेंट्स, मुख्तलिफ काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स हमने देखे थे। यानी एक कैटेगरी तो वो हमने देखी थी जिसमें सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट थे, दूसरे थे कमर्शियल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स की जो हमने एग्जांपल्स ली थी उनमें हमने ये देखा था कि उनमें ये प्रिजम्पशन नहीं ली जाती, ये प्रिज्यूम्ड नहीं किया जाता कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मौजूद है, वहाँ ये नहीं प्रिज्यूम किया जाता। इट इज़ presumed that there is no intention to create legal relationship in social and domestic agreements. Hence no enforceability by law. यानी कि जितने भी डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट होते हैं उनमें enforceability by law मौजूद ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती ही नहीं है। सोशल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो दोस्तों में होते हैं या फिर ताल्लुकात की बिना पर, किसी भी ताल्लुकात की बिना पर जो एग्रीमेंट्स आपस में होते हैं। डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो घर में होते हैं, भाई के साथ, वालिद के साथ, जैसे वालिद हमें बोल दें कि इस साल आप पास हो जाओ तो मैं आपको मोबाइल फ़ोन परचेज़ करके दूंगा, तो ये भी एक प्रॉमिस है, एक एग्रीमेंट है, लेकिन ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। जैसे हमने अपने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल ली थी हस्बैंड एंड वाइफ की, वो भी एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट की एग्जाम्पल थी। तो डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट में ये प्रिज्यूम्ड किया जाता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मौजूद नहीं होती, इसीलिए इसमें इन्फोर्सिबिलिटी लॉ भी नहीं है। अनलेस और अनटिल इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, जब तक के मेंशन क्लियरली स्पेसिफिकली ना किया जाए, लिखा ना जाए उन एग्रीमेंट्स में, जब प्रॉमिस किया जा रहा है, जब एग्रीमेंट हो रहा है, अगर लिख लिया जाए तो फिर यहाँ पर भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप को प्रिज्यूम्ड किया जाएगा।
मगर जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। जबकि कमर्शियल एग्रीमेंट में हमने ये चीज़ सीखी थी अपने लास्ट लेक्चर में कि देयर इज ऑलवेज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, हेंस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ यहाँ पर मौजूद ही होती है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रजम्पशन ली जाती है कि यहाँ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हमेशा मौजूद होती है कमर्शियल एग्रीमेंट्स में। यानी कि कमर्शियल एग्रीमेंट जितने भी होते हैं वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं। तो जितने कमर्शियल एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही। अब स्टूडेंट एक सवाल है, इस सवाल का जवाब जरा मुझे दें और बड़ा सोच समझ कर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, विच वन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, विच वन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। सोच समझ कर इसका जवाब दें। वाइडर कॉन्सेप्ट से मुराद ये है स्टूडेंट, किसका दायरा बड़ा है, किसका दायरा जिसका दायरा बड़ा है, एग्रीमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट का। अब बाज़ों का स्टूडेंट इसका जवाब ये देते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो एग्रीमेंट और फिर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट वाइडर है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका जवाब है एग्रीमेंट is a wider term या wider concept। ऐसा क्यों? क्या इस दुनिया में एग्रीमेंट्स ज्यादा होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं? एग्रीमेंट्स ज्यादा होते होंगे आपके ख्याल में या कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होते होंगे? एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, क्योंकि दुनिया में एग्रीमेंट ज़्यादा होते हैं। एग्रीमेंट की तो मुख्तलिफ किस्में हैं भाई। एग्रीमेंट तो सोशल भी होते हैं, डोमेस्टिक भी होते हैं और कमर्शियल भी होते हैं। लेकिन के सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एग्रीमेंट्स ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। यानी हमने क्या चीज सीखी स्टूडेंट्स? ऑल एग्रीमेंट्स आर not contract, but all contracts are agreements। all agreements are not contracts but all contracts are agreement। क्योंकि भाई सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, सिर्फ कमर्शियल एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो सारे पहले एग्रीमेंट तो होते ही हैं। इसीलिए एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा एग्रीमेंट्स की होती है, दुनिया में ज़्यादा एग्रीमेंट्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती है चीज़ जो हमने अभी पढ़ी, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ये इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ कुछ एलिमेंट्स से आती है जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इंशाअल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही सीखने वाले हैं। हमारा अगला लेक्चर एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पर ही होगा। तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।